आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। दौलत, शोहरत और बेफिक्र जिंदगी अगर विरासत में मिले तो अभाव से जूझते लोगों की सेवा, उन्हें कुछ बहुत मयसर कराने के लिए अथक जमीनी प्रयास और समर्पण का जीवन कौन जीना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, शायद तभी नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र जीवित है। जी हां, आपका नेता में आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसने विरासत में मिली राजनीति को छुआ, लेकिन आम आदमी के तमाम दर्द महसूस करने के बाद। आज हम बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित की। डेढ़ दशक समाज सेवा में बिताने के बाद जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए संदीप दीक्षित ने लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और पहुंच गए संसद भवन। क्या कुछ कर पाए हैं वो अब तक अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए, और क्या है उनकी प्राथमिकताएं अपने लोगों को खुशहाल बनाने के लिए? इन्हीं सवालों का जवाब देंगे संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित, भले ही उनके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला उनका परिवार मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो, लेकिन अपने अब तक के जीवन में विरासत में मिली सियासत के तमगे से वो दूर ही रहे। संदीप दीक्षित का जन्म लखनऊ में 15 अगस्त 1964 को हुआ। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने गुजरात से रूरल मैनेजमेंट की शिक्षा ली। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गांव में 15 साल तक उन्होंने ग्राम्य विकास की अपनी डिग्री को कसौटी पर रखा। इस बीच उन्होंने तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़कर विकास की परछाई से भी महरूम रहने वाले आम आदमी की बेहतरी को वास्तव में परिभाषित करने का प्रयास किया। संदीप दीक्षित जन सेवा के साथ ही सक्रिय राजनीति में पूरी तरह शरीक हो गए। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। कांग्रेस के लिए कई चुनाव में प्रबंधन क्षमता दिखा चुके संदीप ने 2004 में अपने समर्पित जीवन का मोल पा लिया। चौदहवें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बैनर तले वो सिर्फ पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के सांसद ही नहीं चुने गए, बल्कि उन्होंने अपनी मां शीला दीक्षित की पिछली हार का भी बदला ले लिया। शीला दीक्षित को इसी सीट पर भाजपा के पूर्व सांसद लाल बिहारी तिवारी ने हराकर सियासी गलियों में सनसनी फैला दी थी। संदीप की जीत का जश्न एक और मायने में अहम था। वो 2 लाख से अधिक वोटों से जीते और ये इस क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। जाहिर है, व्यक्तित्व हर किरदार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और संदीप की जन सेवक की छवि को ही स्वीकार्यता मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब मानव विकास संबंधित रिपोर्ट में भी लोगों की बेहतरी की योजनाओं में सरकारों ने उनका योगदान लिया। अगर आपको जनता से जुड़ना ही था तो आप एनजीओ से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, आप उसके जरिए भी जुड़ सकते थे। 2-3 साल पहले हम और कुछ हमारे मित्र जब आपस में बात करते थे तो हमने देखा था कि कई ऐसे अनुभव जो हम लोगों को फील्ड पर काम करके मिलते हैं, वो अनुभव हम लोग कहीं ना कहीं सरकार के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। जो लोग नीति बनाते थे या प्रोग्राम बनाते थे या उनके क्रियान्वयन में जिनको एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स बन के जो रोल मिलता था, उनसे कहीं एक दूरी हम लोगों की बनी हुई थी। तो ये भी था कि अगर हम लोगों की फील्ड से भी कुछ लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएं तो ये भी था कि कम से कम ये जो दूरी हमारी और पार्टीज के बीच में है, ये कम हो। 4-5 साल में ये बात जरूर पता चलेगी कि किस रूप में हम एज एन एमपी, एज ए सांसद अपनी जनता के साथ जुड़ पाते हैं, उनके साथ विकास के कार्य कर पाते हैं, या जो हम पहले काम करते थे वो शायद ज्यादा सार्थक है। ये तो मुझे समय बताएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमाशंकर दीक्षित के पोते संदीप दीक्षित के पिता विनोद दीक्षित IAS अफसर रहे। संपन्न वर्ग से सरोकार रखने के बावजूद संदीप ने सेवा भाव को ही अंतिम लक्ष्य बनाया। गुजरात की इरमा संस्था से रूरल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने भोपाल में संकेत नामक संस्था बनाई। इसके अलावा उदयपुर की विश्वविख्यात समाज सेवी संस्था सेवा मंदिर में उन्होंने आम आदमी की सेवाओं के निहितार्थ पूरे किए। असम, तमिलनाडु, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की मानव विकास सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आदिवासी बहुल और पिछड़े राज्य छत्तीसगढ़ में 17,500 गाँव को विकास की शक्ल सूरत देने के लिए उन्होंने जमीनी प्रयास किए। इसमें खास बात यह रही कि गांव वालों को प्रेरणा दी गई और उन्होंने अपने विकास की रिपोर्ट खुद तैयार की। 1993 में संदीप दीक्षित ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को जाति और समुदाय पर आधारित पूरे भारत की विधानसभा की सूक्ष्म सर्वेक्षण की रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट कई विकास योजनाओं और कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में अहम रही। संदीप दीक्षित का कांग्रेस में खैरम कदम शुरुआत से ही विवादों में भरा रहा। राजनीति में उनकी दस्तक का सबसे ज्यादा विरोध भाजपा ने किया और सोनिया गांधी पर भी उन्हें लेकर हमले हुए, यहाँ तक कि पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की लामबंदी भी। मगर उनकी धमाकेदार जीत ने सारी जवाबदेही पूरी कर दी। संदीप दीक्षित का समाज सेवा के बाद राजनीति में आना जितना दिलचस्प है उतना ही मुश्किलों से भरा भी, क्योंकि सियासत में कदम रखते ही प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने उन्हें बाहरी कहकर खारिज करने की कोशिश की। अब दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में ही आपने पढ़ाई की है,
लेकिन लाल बिहारी तिवारी जी कहते हैं कि आप आउटसाइडर हैं। देखिए, मैं उतना ही आउटसाइडर या इनसाइडर हूँ जितने लाल बिहारी जी हैं। वो भी प्रतापगढ़ का उनका जन्म है, वो भी प्रतापगढ़ में पैदा हुए बड़े हुए और वहाँ से दिल्ली आए। मैं तो कम से कम, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन मेरी शुरुआती पढ़ाई नर्सरी से लेकर कॉलेज तक दिल्ली में ही रही। और मैं ये कहूँगा कि कम से कम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कोई अंदर बाहर का नहीं है। दिल्ली राजधानी है, राजधानी हर हिंदुस्तान वासी की है। मैं तो कहूँगा कि जो दिल्ली में एक दिन पहले आता है वो भी उतना ही दिल्ली का है जिसने पूरा जीवन दिल्ली में काटा उसके बाद। संदीप दीक्षित उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज की कर्मभूमि छोड़कर दूसरे प्रदेशों में क्यों गए, जबकि उनकी मां शीला दीक्षित ने कन्नौज से ही 80 के दशक में पहला चुनाव लड़ा था। इस पर संदीप अपना नजरिया साफ करते हैं। आपकी मदर ने इलेक्शन लड़ा था 1984 में कन्नौज से। जी। आपको नहीं लगता कि कन्नौज से आपको खड़ा होना वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन टू फाइट फ्रॉम दिल्ली? मेरे पास एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है परिवार का, तो इसलिए जो मौका हमें मिलता है वो स्वाभाविक है आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और लोगों से ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बात जब चली तो अब ये था कि या तो हम उत्तर प्रदेश जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम एक तरह से अभी तक थोड़े से कट से गए थे। अब मध्य प्रदेश में उस तरीके से मैं नहीं मिल पाया था, तो क्योंकि दिल्ली में मौका मिला, दिल्ली का मैं हूँ भी, दिल्ली में पढ़ा लिखा, इसलिए दिल्ली को मैंने उस समय चुना। पूर्वी दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संदीप ने कांग्रेस के माथे की सिलवटों को हंसी में बदल दिया और भाजपा के लिए मंथन जरूरी हो गया। हालांकि संदीप इस जीत का श्रेय संगठन को देते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी एक ऐसे शख्स लाल बिहारी तिवारी को हराना जिन्होंने आपकी माताजी को हराया। जी नहीं, देखिए, जब मैं चुनाव में गया तो ये बात मेरे में कि उन्होंने मेरी माताजी को हराया था कहीं कभी सामने नहीं आई। हम लोग तो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस का टिकट मिला था, सौभाग्य है मुझे कि इस दल का टिकट मिला। उस समय जब उसके पहले से ही हम लोग देख रहे थे तो एक माहौल दिल्ली में था और उस समय कांग्रेस के प्रति बड़ा ज़ोरदार माहौल था और एक सोनिया जी के प्रति एक मैंने देखा लोगों में एक भावना बनी थी कि नहीं, आज हमें इनको मौका देना है, कम से कम दिल्ली की जनता में। तो ये भावना जो थी उसका हम सबको फ़ायदा मिला। मेरी जो लड़ाई थी संदीप दीक्षित से नहीं थी, मेरी लड़ाई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से थी। चुनाव संदीप दीक्षित नहीं लड़ रहे थे, शीला दीक्षित लड़ रही थी। शीला दीक्षित के बेटे होने के नाते संदीप दीक्षित के सियासी रसूख को लेकर उनकी स्वयं की पहचान उतनी चमकदार नहीं रहती है। संदीप भी इसे स्वीकारते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो कुछ विरासत में मिला उसे कायम रखने के लिए सतत प्रयास वांछित है। ये एक अच्छी बात आप मानते हैं या आपके लिए कहीं ना कहीं ये बात नेगेटिव स्टैंड करती है? ये कोई बात उठ के आती है जब आपको कंपेयर किया जाता है आपकी मदर के साथ? आइडेंटिटी क्राइसिस तो इतना नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि लोग अक्सर मुझे उनके बेटे के रूप में ज़्यादा देखते हैं और मैंने देखा है कई बार अखबारों में भी आता है शीला दीक्षित सन, खासकर जब कुछ नेगेटिव लिखना होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो मेरे पे नेगेटिव लिखने में उनको न्यूज़पेपर्स में इतना मज़ा आता है जितना उससे वो सीएम पर हमला कर सकते हैं या बोल सकते हैं। वो बात ज़रूर है, लेकिन देखिए इसमें कुछ तथ्य भी है। आफ्टरऑल जो टिकट मिला और टिकट में जीत मिली, इसमें काफ़ी हद तक इस बात महत्वपूर्ण है कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मेरे अपने एक काम की एक अनुभव रहा है, छवि रही है छोटी बहुत, दिल्ली में नहीं बाहर। तो अगर लोग मुझे कम से कम अब जब जज करें या अब भी जब भी मेरे कार्य को देखें तो मुझे एज ए सांसद देखें। जो सीएम से मेरा संबंध है पारिवारिक है वो अलग है, इस समय उनसे मेरा संबंध एक मुख्यमंत्री और एक सांसद का ज़्यादा है जहाँ तक मेरा काम का सवाल है। संदीप के लिए राजनीतिक कामकाज भी उतने मुश्किल नहीं लगते हैं, क्योंकि विकास कार्यों में उन्हें प्रदेश सरकार का वांछित सहयोग बेसाख्ता मिलता ही है। संदीप दीक्षित ने राजनीतिक हलकों में अपनी सियासी ताकत का एहसास तो करा दिया, लेकिन जिनकी उम्मीदों का ताज पहनकर वो संसद तक पहुंचे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया और उनका सांसद निधि खाता पूर्वी दिल्ली के लिए कितना कारगर हो पाया है, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। वैसे तो संदीप दीक्षित की पहचान गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मैसर कराने के लिए एक लड़ाकू और समर्पित सेनापति की रही है, लेकिन बदकिस्मती से इसी समस्या का दंश झेल रहा है उनका अपना संसदीय क्षेत्र। दिल्ली में उच्च शिक्षा के हालात खुशफहमी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की किताबों से हजारों मासूम आज भी बेखबर हैं। जर्जर भवन, टूटी चारदीवारी और शिक्षकों की कमी से बेलगाम अनुशासन का अनचाहा पाठ पढ़ाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली में स्कूलों के लिहाज से मौजूदा दौर बेहद चिंताजनक है। प्राथमिक शिक्षा के मंदिरों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बात चाहे कक्षाओं की कमी की हो या फिर मासूमों को यहाँ के सूखते नलों से प्यास बुझाने की जद्दोजहद का, किसी ने भी इस ओर गौर नहीं किया है। ऐसी ही बदतर हालत है ब्रह्मपुरी के स्कूल की, जहाँ न तो बाउंड्री है और न ही बच्चों की देखभाल के लिए केयरटेकर। एक स्कूल में भी कभी दौरा किया हो? हाँ, बनी हुई बिल्डिंग जो बन जाती है, जो हमारे जमाने में शुरू हुई थी,
कई अब बन के तैयार हो गई है, उसका उद्घाटन करने तो चले गए हैं, जो हमने शुरू कराई थी, लेकिन किसी भी स्कूल की व्यवस्था को देखने के लिए आज तक गए नहीं। शिक्षा के फ्रंट पर पूरी तरह से कोताही कर रहा है। कोई क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के ऊपर, बिल्डिंग्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के ऊपर आज भी लगभग 7-8 साल के बाद भी दिल्ली के अंदर आप अगर देखें तो 8-10 हज़ार तो टीचर्स की शॉर्टेज है। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों को देखकर सूबे में प्राथमिक शिक्षा के हालात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि सांसद संदीप दीक्षित ठान ले तो यही क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा की मिसाल भी बन सकता है। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र दो मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं संदीप दीक्षित और वो मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, इसलिए जनता की उम्मीदें उनसे दोगुनी हो जाती हैं। बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें तो लोगों की उम्मीदें उनसे इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि सांसद निधि के अलावा तमाम कार्यों के लिए दिल्ली प्रदेश सरकार का सहयोग उन्हें आसानी से मिल सकता है। ये नजारा है सीमापुरी क्षेत्र का, जहां चारों ओर गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। कहने को कमोवेश पूर्वी दिल्ली में हर तरफ हाल यही है, लेकिन इस इलाके की हालत ज्यादा ही बदतर है। गंदगी और बदबू से राहगीरों का निकलना दूभर रहता है। सीमापुरी डिपो के पास पॉलिथीन के ढेरों में कूड़ा उठाने वाले लोग आग लगा देते हैं, जिससे प्रदूषण के साथ ही हादसे का भी डर रहता है। दुकानदारों का भी मानना है कि काफी समय से इन मूलभूत समस्याओं को दूर करने के उपाय नहीं किए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए 200 डस्टबिन रखने की योजना थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई, वहाँ यहाँ के सांसद संदीप दीक्षित भी आए, तकरीबन सारे लीडर्स थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वो 32 करोड़ रुपए की इन्होंने योजना बनाई थी वो आज तक रद्दी की टोकरी में डली हुई है। पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा गंदा माना जाता है अगर देखा जाए तो क्या चुनौतियाँ काफ़ी नहीं रही आपके सामने कि मतलब बतौर सांसद अपने आप को प्रूव कर पाने में? हैं, और गंदगी का तो विशेष है। बीच में एक प्रोग्राम चला था बिन्स का, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। एक यमुना विकास बोर्ड हमारे यहाँ है जो विशेष पैसा देता है क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, उसके अंतर्गत एक नई स्कीम चली है कि 50-50 बिन्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाएं। उसके लिए अलग ट्रक्स दी गई हैं जो केवल उसका मलबा उठाती हैं। तो ये धीरे धीरे ये कदम बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत ये है कि बाहर से पॉपुलेशन बहुत आई है और ज़्यादातर जो लोग बाहर से आए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। तो जो सफाई का एक दिनचर्या में जो आदतें एक शहरी को होनी चाहिए वो आदत लेकर वो लोग नहीं आते। पूर्वी दिल्ली में गंदगी बड़ा मुद्दा है, लेकिन जरूरत है बड़े सफाई अभियान की। देखना यह है कि सांसद के प्रयासों से यहाँ की जनता को कितनी जल्दी मिल पाती है इस समस्या से निजात। मरने के बाद दफनाने की जंग, कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है पूर्वी दिल्ली का एक इलाका जहां मरने के बाद दफनाने की जगह बमुश्किल मिल पाती है। यह है हाल वेलकम क्षेत्र का, जहां कब्रिस्तान की सीमित जगह दिन ब दिन कम पड़ती जा रही है। यह है पूर्वी दिल्ली का वेलकम क्षेत्र। मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके में महज एक कब्रिस्तान है और वो भी 40 साल पुराना। आबादी के लिहाज से कब्रिस्तान की जगह तेजी से सीमित होती गई और अब आलम ये कि यहाँ शव दफनाने के लिए जगह तलाशना बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जनता का कहना है कि संदीप दीक्षित जब लोकसभा के चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों से इस बाबत वादा भी किया था। कब्रिस्तान के लिए मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है और मैं महसूस करता हूँ कि ये चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी के लिए ज़रूरत पड़ती है और इसकी आवश्यकता है। इसको जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। एक समस्या वहाँ की और है कब्रिस्तान की, जी जमीन की कमी है। ये दो इलाकों में खासकर है, एक तो सीरमपुर की बेल्ट में है, एक हमारे नॉर्थ करावल नगर एरिया में है। हमने डीडीए में फाइल लगा रखी है, एमसीडी में लगा रखी है, उसमें मैं प्रयासरत हूँ। डीडीए की जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उससे वो पास हो गया है टू बी हैंडेड ओवर टू ए कब्रिस्तान। अब वो मेरे ख्याल से यूडी मिनिस्टर और एलजी के पास बचा हुआ है। एक बार वो चीज़ हो जाएगी तो ये काफ़ी बड़ा एक कब्रिस्तान जो है हम लोगों को वहाँ मिलेगा। तमाम मुश्किलों से जूझ रही यहाँ की जनता के लिए आदत कब्रिस्तान की जरूरत अनिवार्य है। लोगों की उम्मीद टूटने से पहले वादा पूरा हो जाए तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाए। एक महल हो सपनों का, आशियाने की ख्वाहिश गुनगुनाता ये गीत हजारों लोगों के लिए बस सपना ही रह जाता है। पेट की रोटी और सिर पर अदद छत की तलाश में भटकते दूसरे प्रांत से आए लोगों को स्थायी रूप से यहाँ बसाने की पहल कभी नहीं की गई। पूर्वी दिल्ली में लोगों की रफ्तार में आड़े आ गई खाना बदोशों की झोपड़ियाँ। पटपरगंज क्षेत्र में सड़क किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों को यातायात व्यवस्था और सड़क चौड़ीकरण के तहत हटाया जाना है। बुनियादी चीजों के लिए दिन रात संघर्ष करते इन लोगों को हर बार बसाने की बहस हवा में ही हो जाती है।
झुग्गी वालों का वोट ले लिया तो फिर क्या है, अब जब वोट का समय आएगा तो फिर उस समय क्या बहकाने के लिए कहना है वो देखा जाएगा। इस बीच में उसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को। कई लोगों का अगर हम कहें तो आपसे शिकायतें हैं, आपको क्या लगता है क्यों होंगी वो शिकायतें? हो सकता है कुछ कम समय बिताया हो। कुछ ये भी है कि जिस कार्यशैली से मैं काम करता हूँ, बहुत सी अपेक्षाएं जो लोग अमूमन एक नेता से रखते हैं, खासकर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की हैं या कुछ ऐसे कामों की हैं जिसमें मुझे स्वाभाविक रूप से अपना दिल नहीं मानता, उसमें अभी भी हिचक है करने में। हो सकता है उस कारण से हो, और हो सकता है कई जगहों पे मैं नाकाम रहा हूँ लोगों की अपेक्षाओं में सही बैठने का। इन बेघरों को बसाने के लिए संदीप दीक्षित की मुहिम बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आखिरकार अपना काफी समय ऐसे ही लोगों की विस्थापना के लिए संघर्ष में बिताया है। पूर्वी दिल्ली में बेलगाम अपराध और सुस्त कानून व्यवस्था ने कर रखी है जनता की नींद हराम। इस क्षेत्र में बद से बदतर होते हालात और सनसनीखेज वारदातों का बेखौफ सिलसिला हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। बात डकैती की हो या सरेआम लूटपाट की, पूर्वी दिल्ली अपराध के लिहाज से अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस इलाके में कानून व्यवस्था पर भी अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कार्रवाई के लिहाज से लचर पुलिस तंत्र घटनाओं को रोक पाने में तो असफल है ही, साथ ही वारदातों का खुलासा भी उसके बूते के बाहर की बात लगती है। अगर अपराध की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली में घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। पिछले दिनों सीलमपुर मार्केट में हुई डकैती। इस मार्केट में शशि ज्वेलर्स के यहाँ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की और व्यापारी को गोली मारकर बेखौफ निकल भागे। ये तो वानगी है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्होंने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। इस दिल्ली में क्राइम की स्थिति तो बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो रेप के मामले हों, चाहे वो मर्डर के मामले हों, चाहे वो डकैती के मामले हों, चाहे वो सड़कों पे चेन स्नैचिंग के मामले हों। लॉ एंड ऑर्डर में भी कोई समस्या है? बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ है जो थोड़े हमारे यूपी से बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहाँ है, वहाँ यूपी वालों की कंप्लेन होती है कि साहब लोग वहाँ से क्राइम करके हमारे यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ कंप्लेन होती है कि हमारे घर की क्राइम। उस कुछ एरियाज़ में है, खासकर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ एरियाज़ में क्राइम है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्राइल लाज, खासकर हमारे जो साउथ का एरिया है, जो शादरा साउथ ज़िला कहा जाता है सेंट्रल, वहाँ बाय एंड लार्ज पीसफुल एरिया है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बेल्ट्स भी काफ़ी हैं, उसके बावजूद भी कम्युनल हार्मनी काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर। पूर्वी दिल्ली में पनप रहे अपराध सीधे सूबे की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, इसलिए कम से कम इस इलाके में पुलिस को चुस्त रखने का काम सांसद बखूबी कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में यातायात की रफ्तार अक्सर थम जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में संदीप दीक्षित ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई को सहज बनाकर यातायात व्यवस्था को आसान बनाया है। वहीं ताहिरपुर में सांसद के प्रयासों से जनता की सेहत दुरुस्त रखने के लिए एक अस्पताल का निर्माण भी हो रहा है। जाम की समस्या से प्रभावित ये है पूर्वी दिल्ली का जाफराबाद इलाका। यहाँ की जनता हमेशा ट्रैफिक से जूझती नजर आती है। सड़कें इतनी संकरी हैं कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक सिस्टम्स हैं पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। पार्किंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पार्किंग के लिए एडिक्वेट स्थान नहीं है, लेकिन व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मार्केट्स के अंदर इसके कारण कठिनाइयाँ होती हैं। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने इस पुल के साथ ही इलाके के लोगों का नासूर अब मिट गया है। इससे पहले यहाँ यातायात व्यवस्था दुश्वार थी। इस पुल के साथ ही घंटों लगने वाले जाम से भी निजात मिल गई है। शास्त्री पार्क इलाके में भी सड़क चौड़ीकरण से हालात बदले नजर आते हैं। सांसद हैं आप, वहाँ की उपलब्धियाँ क्या क्या रही? अभी तक आपने क्या क्या कार्य किए वहाँ पर? देखिए, करीबन 1.5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो 3 प्रमुख चुनौतियां हमें अपने सामने दिखती थी। पहले फ्रंट में जो हम लोगों ने बात किया, एक तो हमने ये किया कि जो पूरा पुश्ता का जो एरिया है जो यमुना से चलता है उसमें वाइड 4 लेन रोड बनाने की बात करें। 11 RUBs, रेलवे अंडर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और छोटे कलवर्ट जो बड़े हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिए। यह है पूर्वी दिल्ली का ताहिरपुर क्षेत्र, जहां राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। पहले यहाँ गुरु तेग बहादुर अस्पताल ही था, जहाँ की सेवाएं लेने के लिए लोगों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आने वाले समय में पूर्वी दिल्ली में जो आपने स्टडी की है रूरल डेवलपमेंट की, उसका कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा?
उसका जो अर्बन उसकी जो अर्बन ट्रांसलेशन है उसका असर, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि पूर्वी दिल्ली कहीं भी रूरल रहे। जो विकास दिल्ली में हो रहा है मैं तो ये चाहूँगा उसकी झलक पूर्वी दिल्ली में है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो रही सही में जद्दोजहद वाला इलाका है जहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर 3 साल बाद मैंने 5% भी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में कुछ खुशी बांटी तो मैं अपने आप को सफल पाऊँगा। डिमोलिशन में उसमें कई पॉलिटिशियंस हैं जिनके घर भी शामिल हैं, क्योंकि उसमें मेरा भी है, दूसरा हमारी मदर को आया है। वही मैं कहूँगा कि अगर जिनके ऊपर नोटिस आया है आप चेक करिए, अगर सही है तो आप उनको छोड़ दीजिए, अगर गलत है तो उनसे कह दीजिए उनको डिमोलिश करें। बिल्कुल क्लियर बात है। पॉलिटिशियंस को इस केस में उसी तरह डील करना चाहिए जितना आप किसी और को डील कर रहे हैं। एक सांसद के विकास कार्यों की बुनियादी जरूरतों से हटकर देखें तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने वाले जिम्मेदारों में संदीप दीक्षित को भी शुमार किया जाता है। यूपी में कांग्रेस के सियासी गठजोड़ में चूक की स्थिति पर उनका नजरिया भी साफ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी आप जुड़े हैं जी, एक समय में था, मैं पीसीसी मेंबर यूपी से था। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने की जो बात है वहाँ पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत क्यों नहीं बना पा रही? देखिए, आपने शायद एआईसीसी सम्मेलन में जो राहुल जी ने कहा था बात, उसको सुना होगा। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने ये कहा कि जात पात का जो मसला है वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों के जीवन से जो जुड़ने वाली बात होती है उसमें एक तोड़ आ गया। पिछले मेरे ख्याल से 15-20 साल में, जब से 91-92 के समय 91 में जब हम लोग चुनाव हारे और जब सपा को हमने समर्थन दिया, उसके बाद जनाधार हमारा काफ़ी कम हुआ, तो मुझे लगता है कि एक तो नया नेतृत्व नहीं उभर के आ पाया, और दूसरा जो सही मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक उथल पुथल हो रहा था। जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं या जो दबे हुए तबके थे वो चाहते थे कि उनकी भी आवाज़ जो है सुनाई पड़े। उनकी अपनी आकांक्षाएं थी, आर्थिक आकांक्षाएं तो होती हैं, लेकिन राजनीतिक आकांक्षाएं भी थी, उनसे शायद हमारी पार्टी नहीं जुड़ पाई। संदीप दीक्षित अपने समर्पण का कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप में क्या फायदा दे पाते हैं, उनकी विकास योजनाएं पूर्वी दिल्ली के लिए कितनी सहज हो पाती हैं और युवा राजनीति में वो क्या मापदंड तय कर पाते हैं नई पीढ़ी के लिए, ये सब वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। सियासी अदीब के तमाम राज छिपाए संदीप अपनी राह पर बढ़े जा रहे हैं। संदीप दीक्षित के नाम और राजनीतिक पहलू के साथ खास बात यह है कि उनकी ओर उठने वाली हर नजर उम्मीदों से भरी होती है। मुख्यमंत्री के बेटे, सांसद, समाजसेवी और इन सब से बढ़कर एक सहज इंसान, ये चीजें संदीप के व्यक्तित्व के साथ खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। लेकिन उन्हें भी अपने अल्प समय में काफी कुछ कर दिखाना होगा। समाज के हर वर्ग को कुछ दे पाने की हसरत पाले संदीप के लिए अपनी रियाया की उम्मीदों पर खरा उतर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है, मगर वो आत्मविश्वास से लवरेज हैं और जनता को भी उनकी आशाएं पूरी होने का पूरा विश्वास है। आपका नेता में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।